दस्त, लूज मोशन या डायरिया, आप जो भी नाम उसको बोलना चाहें, इसके बारे में। दोस्तों ये बहुत ही कॉमन समस्या है, बच्चों में, बुजुर्गों में, बड़ों में भी ये बहुत कॉमनली देखी जाती है। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे डिटेल में, और इसके कुछ प्रिवेंटिव पॉइंट्स भी मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी कि क्या आप करें, क्योंकि कभी कभी ये बहुत सीवियर होने लग जाता है, कभी ऐसी सिचुएशन आने लगती है कि आपको एडमिट होना पड़ जाता है। तो कुछ प्रिवेंटिव पॉइंट्स की भी मैं बारे में ज़रूर बात करूंगी। तो इस वीडियो को पूरा देखना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ये बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो है आपके लिए। तो दोस्तों देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। नीचे जो बेल आइकन दिया हुआ है उसे प्रेस ज़रूर कर दें, ताकि आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल सकें। चलिए अब बात करते हैं डायरिया के बारे में। दोस्तों डायरिया को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में गैस्ट्रोएंटाइटिस बोलते हैं। डायरिया, लूज मोशन, दस्त, बहुत सारे नाम है, बहुत सारे सिनोनिम है इसके। अच्छा, अब हम ये जान लेते हैं कि कब हम इसको डायरिया बोलेंगे। तो दोस्तों अगर किसी इंसान को या आपको एक दिन में कम से कम 3 बार मोशन लूज होता है, तो आप उसको डायरिया की कैटेगरी में रखेंगे। अगर आप एक बार जाते हैं ओके, 2 बार, लेकिन अगर प्रतिदिन आपको लगभग 3 बार लूज मोशन होता है तो ये डायरिया है। डायरिया दोस्तों अगर आपको बहुत लंबे समय तक बना रह गया या लगातार आपको 4-5 दिन रह गया, तो आपके शरीर में डिहाइड्रेशन की सिचुएशन हो सकती है, आपका शरीर डिहाइड्रेट हो सकता है। अब हम बात करते हैं डिहाइड्रेशन में आपको कैसे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, कैसे आप पता कर सकते हैं कि आपको डिहाइड्रेशन है। सबसे पहली बात, थोड़ा सा जो पर्सन है उसका बिहेवियर चेंज होने लगे, थोड़ा सा चिड़चिड़ा सा रहने लगेगा। स्किन का जो कलर है बहुत अजीब सा होने लगे, बिल्कुल ड्राई सी आपकी स्किन आपको महसूस होने लगेगी। मुंह बहुत सूखता हुआ सा लगेगा। आपका जो यूरिन है, मतलब जब आप पेशाब करने जाते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाएगी। बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करेंगे आप, बहुत डल महसूस करेंगे। साथ ही जो पल्स रेट है, आपका जो हार्ट रेट है वो बहुत इंक्रीज कर चुका होगा, और ओवरऑल आप बहुत ही डल अपने आप को फील करेंगे। अगर ऐसी सिचुएशन आप फील कर रहे हैं तो आप ज़रूर अपने किसी नज़दीकी डॉक्टर से जाके ज़रूर मिलें, क्योंकि आगे अगर ये बहुत लंबे समय तक डिहाइड्रेशन परसिस्ट कर गया तो ये आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे इसके कॉजेज़ के बारे में कि किन किन कारणों से आपको डायरिया हो सकता है। डायरिया के दोस्तों अगर देखे जाए जो बेसिक कॉजेज़ मिलते हैं वो 3 हैं जो इन्फेक्शियस डायरिया कॉज करते हैं। फर्स्ट हो गया वायरल, दूसरा बैक्टीरियल, तीसरा पैरासिटिकल इन्फेक्शन। ये हो गए दोस्तों इन्फेक्शियस डायरिया, मतलब आपको किसी इन्फेक्शन की वजह से डायरिया हो रहा है। अब नॉन इन्फेक्शियस डायरिया के बारे में बात कर लेते हैं कि जिनमें आपको कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है तो भी आपको डायरिया हो रहा है। तो उनमें सबसे पहले क्या आता है दोस्तों, लैक्टोज इंटॉलरेंस। जिनमें लैक्टोज टॉलरेंसी नहीं होती, जिनको मिल्क लेने से या कोई डेयरी प्रोडक्ट्स लेने से लूज मोशन शुरू हो जाता है, तो वो लैक्टोज इंटॉलरेंस में आएंगे। ग्लूटेन इंटॉलरेंस, बहुत लोग में ग्लूटेन टॉलरेबिलिटी नहीं होती, जैसे आटे में ग्लूटेन पाया जाता है, तो गेहूं खाने या लेने से या रोटियां खाने से उनको दिक्कत होने लग जाती है। IBS के केसेस में इरिटेबल बाउल डिजीज, इसमें भी फ्रीक्वेंट स्टूल के केसेस देखे जाते हैं। सीलियक डिजीजेज में, ये भी एक इंटेस्टाइनल डिजीज है, इसमें भी फ्रीक्वेंट लूज मोशन टेंडेंसी देखी जाती है। कुछ मेडिकेशन भी हैं जो थोड़ा डायरिया कॉज करने लग जाती है। तो ये तो है दोस्तों नॉन इन्फेक्शियस कंडीशन, जिसमें आपको कोई इन्फेक्शन नहीं है बट फिर भी आप डायरिया से परेशान हैं। ये हो गया दोस्तों कॉजेज के बारे में बात। लेकिन अब कॉजेज में मैं ये जरूर बताना चाहूंगी, जो इन्फेक्शियस डायरिया था वो फैलता कैसे है। दोस्तों इन्फेक्शियस डायरिया का सबसे और मेन कारण आप ये समझ लीजिए कंटामिनेशन ही होता है। कंटामिनेशन मीन्स कि आप कोई इन्फेक्टेड फूड या वाटर इनटेक कर रहे हैं, कि आपने कहीं ऐसी जगह का पानी पी लिया है जो गंदा है, या ऐसा खाना खाया है, बाहर का कोई खाना खाया है जो बहुत ही इन्फेक्टेड था, सही से बना नहीं था, हाइजीन नहीं था उसमें, तो उस इन्फेक्शन की वजह से आपके शरीर में ये इन्फेक्शन पहुंच गया है। तो बेसिक जो अगर इन्फेक्शियस डायरिया के लिए जो कॉज आता है वो कंटामिनेटेड फूड या वाटर के ही वजह से होता है। क्या शुगर की अद्वियात लेने के बावजूद आपकी शुगर नॉर्मल नहीं रहती और शुगर की वजह से आप बेशुमार मसाइल का सामना कर रहे होते हैं? आता है वो कंटामिनेटेड फूड या वाटर के ही वजह से होता है।
अब मैं आपको बताऊंगी दोस्तों कि टाइप्स ऑफ डायरिया कैसे होते हैं, कि मतलब आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि आपको किस तरह का डायरिया है। दोस्तों डायरिया को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। पहली कैटेगरी में शॉर्ट ड्यूरेशन वाटरी डायरिया। वाटरी डायरिया मतलब आपको सिर्फ पानी पानी जैसा मोशन हो रहा है लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन का है, तो ये एक इन्फेक्शियस साइड में आ सकता है। जैसे सपोज आपको कॉलरा हो गया है, फूड पॉइजनिंग हो गई है, तो ये इसमें आएगा। दूसरा शॉर्ट ड्यूरेशन ब्लडी डायरिया, मतलब अब शॉर्ट ड्यूरेशन का ही है, मतलब आपको थोड़े समय के लिए रहा है बट उस मोशन में आपको अब ब्लड आ रहा है। तो ये ब्लड अगर आने लग गया आपको अगर मोशन में, तो इसको हम डिसेंट्री शब्द देते हैं। डिसेंट्री मीन्स आप पेचिश बोल सकते हैं, जिसमें आपको आंव आता है, म्यूकस आने लग जाता है, साथ में ब्लड आता है, तो ये डिसेंट्री में आ गया जिसमें ब्लड आने लग जाए। तीसरा होता है दोस्तों परसिस्टेंट डायरिया, मतलब आपको मोर देन 2 वीक्स, मतलब 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए, आपको लगातार लूज मोशन बना हुआ है, इसको आप परसिस्टेंट डायरिया की कैटेगरी में रखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये 3 इसके टाइप्स हो गए। सिम्टम्स या लक्षणों की अगर मैं बात करूंगी, कैसे लक्षण आपको देखने को मिलेंगे, तो आप सभी इससे वाकिफ हैं किस तरह के लक्षण मिलते हैं दस्त के दौरान, कि मोशन लूज आपको मिलेगा, साथ में आपको एब्डोमिनल पेन, मतलब आपको पेट में दर्द मिलेगा, मरोड़ उठती हुई सी लगेगी, साथ में बहुत सारे लोगों में उल्टी वॉमिटिंग जैसी मतली आती है और बहुत लोगों को वॉमिटिंग हो जाती है, फीवर भी आता है बहुत लोगों में दोस्तों, और बहुत डलनेस फील होती है, कमजोरी फील होती है, बहुत सारे लोगों को तो चक्कर सा आने लग जाता है, गिडीनेस फील होने लग जाता है। तो ये सारे कुछ सिम्टम्स हैं जो डायरिया के दौरान देखने को मिलते हैं, तो जो बहुत कॉमन है, आप सभी इनसे वाकिफ होंगे। तो दोस्तों अब ये होगी कुछ इन्फॉर्मेशन डायरिया के बारे में। अब हम थोड़ा सा होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हम यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको स्पेसिफिक कैटेगरीज में बताऊंगी कि अगर आपको इस दौरान ये हो रहा है तो आप ये मेडिसिन लें, लेकिन एक मैं कॉमन मेडिसिन आपको बताऊंगी दोस्तों, बाय कॉम्बिनेशन नंबर 8, आप उसको ज़रूर यूज़ करें। किसी भी जो भी मेडिसिन मैं अभी रेस्ट ऑफ मेडिसिन बता रही हूँ जिससे सिम्टम्स आपके मैच करेंगे, आप वो मेडिसिन लीजिए, लेकिन बाय कॉम्बिनेशन नंबर 8 आप सभी के साथ यूज करिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। नंबर 1 मैंने आर्सेनिक नाम बता ही दिया आपको। आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी में यूज करनी। दोस्तों ये मेडिसिन आपको तब यूज करनी है जब आपको फूड पॉइजनिंग की सिचुएशन हो, कि आपने कहीं से जो गंदा खाना या पानी पी लिया है या बाहर कुछ खाया, उसके बाद आपको सीवियर डायरिया होने लग गया हो, उसके साथ आपको उल्टी भी हो रही हो, जी मतला रहा हो और बहुत मुंह सूख रहा, आपको ऐसा कि लगातार पानी पीने की इच्छा बनी रह रही हो लेकिन आपकी प्यास नहीं बुझ रही हो, आपको बार बार प्यास लग रही हो, ऐसी सिचुएशन दोस्तों आपको अगर मिल रही है तो आप आर्सेनिक एल्बम की 30 पोटेंसी यूज करें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं इसमें। तो ये हो गई आर्सेनिक। नेक्स्ट मैं मेडिसिन की बात करूंगी एलोस सोक्रेटिना 30 पोटेंसी में। दोस्तों एलोस जो है एक बहुत ही टॉप ग्रेड मेडिसिन मानी जाती है मोशन डिस्टर्बेंसेस में। अगर आपको इनवॉलेंट्री डायरिया हो रहा है, मतलब आपकी कंट्रोलिंग पावर ही अगर खत्म हो रही है, आपको इनवॉलेंट्री मोशन पास हो जा रहा है या आप कंट्रोल कर भी रहे हैं तो आप बहुत तेजी से भागते हैं मोशन पास करने के लिए और आपको अनडाइजेस्टेड फूड निकल रहा है, कि मतलब जैसे खाना पचा नहीं है और वो पूरा शरीर से बाहर निकल रहा है, अगर ऐसे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं तो एलोस की 30 पोटेंसी को आप यूज करें। 2 बूंद डायरेक्टली आपके अपने टंग पे दिन में 3 बार। ये हो गई एलोस के बारे में बात दोस्तों। थर्ड मेडिसिन मैं आपको बताऊंगी बैप्टीशिया 30 पोटेंसी में। दोस्तों अगर आपको टाइफाइड फीवर हुआ है और उस दौरान अगर आपको डायरिया हो रहा है तो बैप्टीशिया 30 पोटेंसी आपको बहुत ही अच्छा काम करेगी। अगर आपको बहुत स्मेली स्टूल है, बहुत स्मेल आ रही है और बहुत ज़्यादा उसमें ब्राउन कलर का, डार्क कलर का मोशन आ रहा है, अगर ब्लड भी साथ में आ रहा है और ऐसी सिचुएशन आपको मिल रही है और आपको टाइफाइड फीवर भी है, तो आप ज़रूर इस मेडिसिन को ट्राई करें, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन प्रोटान टिक 30 पोटेंसी में। दोस्तों ये भी एक बहुत ही शानदार मेडिसिन मानी गई है होम्योपैथी में डायरिया के केसेस के लिए। अगर आपको बहुत ही मतलब इनवॉलेंटरी मोशन की टेंडेंसी हो रही, साथ में आपको जो स्टूल पास हो रहा है एकदम गश के साथ स्टूल आ रहा हो, उसको हमारे होम्योपैथिक मेडिसिन में गन शॉट डायरिया बोलते हैं, कि आप स्टूल पास करने गए बिल्कुल शॉर्ट के फॉर्म में आपको मोशन आ रहा है, तो ये मेडिसिन दोस्तों आप पे बहुत ही अच्छी काम करेगी। आप इसको यूज
करें, आपको इसका बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा। सो उसकी 30 पोटेंसी में आपको यूज़ करनी है 2 ड्रॉप डायरेक्टली ऑन टंग 3 टाइम्स इन अ डे, इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन दोस्तों कार्बोवेज 30 पोटेंसी में आपको यूज़ करनी है। दोस्तों ये मेडिसिन उन लोगों में बहुत अच्छी काम करती है जो ओल्ड एज के लोग हैं। अगर ओल्ड एज वालों में ये इनवॉलेंट्री स्टूल की केसेस मिल रहे हैं कि उनको बार बार मोशन या तो हो जा रहा है या वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे या ऐसी टेंडेंसी उनमें बनी हुई है, तो कार्बोवेज 30 पोटेंसी उनके लिए बहुत ही अच्छी काम करेगी। और मोशन के बाद भी अगर उनको एनल एरिया से कंटिन्यू कुछ सिक्रीशन जैसा फील हो, कुछ म्यूकस या थोड़ा सा वाटरी सिक्रीशन लगातार बना हुआ रहे, तो ये दवा उन पे बहुत ही अच्छी काम करेगी, स्पेशली ओल्ड एज के लोगों में। तो आप इसकी 30 पोटेंसी को यूज़ करें, 2 ड्रॉप डायरेक्टली ऑन टंग 3 टाइम्स इन अ डे, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन दोस्तों पोडोफाइलम 30 पोटेंसी में, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेट होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर डायरिया। ये दोस्तों आपको तब यूज करनी है जब आपको बहुत प्रोफ्यूज मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में पेनलेस, मतलब आपको दर्द में नहीं हो रहा हो लेकिन लूज मोशन हो रहा हो, बहुत ज़्यादा अमाउंट में मोशन आ रहा है, ऐसी सिचुएशन अगर आपके साथ है और आपको डार्क कलर का, ग्रीनिश डार्क कलर का मोशन पास हो रहा है, इस दवा को यूज करिए दोस्तों, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो इसकी भी 2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग पोडोफाइलम 30 पोटेंसी में आपको लेना है, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों एक चीज और, मेरे व्यूवर्स ने मुझसे पूछा था कि मेडिसिन के बीच में गैप कितना रखना है। दोस्तों अगर आप खाना खाने से पहले ले रहे हैं तो खाना खाने से पहले और बाद दोनों ही बीच में आप कम से कम 30 मिनट का अंतर जरूर रखें। आपका टंग, आपका मुंह उस टाइम पे साफ होना चाहिए, ये सबसे बड़ा मोटिव होता है। तो हमें एटलीस्ट 30 मिनट का गैप रखना है किसी भी मेडिसिन को शुरू करने से और खाना खाने के बीच में। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरा एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है हाउ टू टेक होम्योपैथिक मेडिसिन, उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, उसमें सारे ही कंसेप्ट क्लियर किए गए हैं कि आपको होम्योपैथिक मेडिसिन को कैसे लेना है। तो दोस्तों ये हो गई मेडिसिन के बारे में बात। अब मैं आपको थोड़ा सा प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि डायरिया इटसेल्फ इट्स नॉट अ टू मच प्रॉब्लमेटिक, बट अगर आपने उसको छोड़ दिया और शरीर में डिहाइड्रेशन केसेस हो गए तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं, अगर आपको डायरिया है, चाहे आपको है, छोटे बच्चे को है या दोस्तों बुजुर्गों में है, किसी को भी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि बॉडी में हाइड्रेशन ज़रूर मेंटेन रखें। आप मोशन एक बार ठीक कर लेंगे, लेकिन अगर बॉडी में डिहाइड्रेशन की टेंडेंसी की सिचुएशन बन गई दोस्तों, तो ये बहुत लंबे समय तक बने रहेगा, उससे रिकवर होने में पेशेंट को ज़्यादा समय लग सकता है। तो जब भी अगर मोशन हो रहा है, कोई बात नहीं, मोशन हो रहा है वो एक साइड में है, लेकिन खाने का पीने का ध्यान ज़रूर रखें, एटलीस्ट पानी का मेंटेनेंस तो ज़रूर बहुत ज़रूरी है। तो आप वाटर हाइड्रेशन ज़रूर मेंटेन करके रखें। आप ORS ले सकते हैं, इट्स वेरी सेफ, आप बच्चों को दे सकते हैं, बुजुर्ग ले सकते हैं, बड़े ले सकते हैं। तो आप कम से कम अपने शरीर के इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन रखें, क्योंकि मोशन के दौरान जब शरीर से इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकल जाते हैं तो इस डिसबैलेंसिंग की वजह से बहुत सारी सीवियरिटी कॉज होने लग जाती है। वाटर इनटेक ज़रूर मेंटेन करके रखें। दूसरी चीज़ जो प्रिवेंशन है कि आप कहीं भी ऐसे बाहर का खुला